गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। हम लोग समास की चर्चा कर रहे थे और समास पे ये शायद चौथी कक्षा है, क्योंकि हिंदी की क्लास यानी व्याकरण की जो क्लास है हो रही हैं उस पे हम लोग छोटे छोटे पार्ट में ही ले रहे हैं, क्या कि ताकि आप लोग को अन्य विषय पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत से ज़्यादा 40 मिनट 45 मिनट तक की क्लास लेते हैं, यानी कि समास अगर पढ़ने का होता तो 3 घंटा 4 घंटा में एक दिन में क्लास खत्म हो जाती, तो वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता। एक दिन में पढ़ने में 4 घंटा लगातार वीडियो देखने पढ़ने लिखने में समस्या हो जाती है, तो इसीलिए इसको मैंने छोटे छोटे भागों में बनाया है। कोई भी क्लास अगर ज़्यादा बड़ा हो तो वो अच्छी नहीं होती है, क्लास छोटी छोटी ही होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। एक चीज मूल बात जो है वो कि निरंतरता होनी चाहिए। आज हम 2 घंटा पढ़ लिए, कल नहीं पढ़े, परसों फिर शुरू किए, अब ऐसा ही है ना। तो वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक निरंतरता, एक लय की धारा जो है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। बराबर की गति में ये धाराएं क्या होनी चाहिए, बहती रहनी चाहिए। यही सफलता का मूल मंत्र भी है। एक दिन पढ़ लेने से कोई सफल नहीं हो जाता है। तो समास में हम लोग पढ़ रहे थे, तो समास की उत्पत्ति, समास की परिभाषा, समास के भेद, ये सब देख लिए थे। उसके बाद सबसे पहले अव्ययी भाव समास को देखे। सबसे पहले अव्ययी भाव समास को देखे। अव्ययी भाव समास के बाद हम लोग तत्पुरुष समास को देखे। तत्पुरुष तत्पुरुष समास के भेद को भी देखे और प्रत्येक भेद के उदाहरण भी देखे। ठीक है। तत्पुरुष समास के बाद हम लोग द्विगु समास को देखे, जिसमें समाहार और समूह की बातें होती है, तो वो भी देख लिए। द्विगु के बाद आज हम लोग द्वंद्व समास को पढ़ते हैं। आज किसको पढ़ रहे हैं? आज हम लोग द्वंद्व समास को पढ़ते हैं, द्वंद्व समास को देखते हैं। द्वंद्व समास की मूल बात यह है कि इसमें कोई भी पद जो है, दो पद या दो से अधिक पद जो है, वो इसमें सभी के सभी पद प्रधान होते हैं। ऐसा नहीं कि इसका पूर्व पद प्रधान है, उत्तर पद गौण है, ऐसा नहीं है, बल्कि इस समास का सभी पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास में अगर क्वेश्चन डीपली आए तो द्वंद्व समास के भेद भी पूछे जा सकते हैं। 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। तो उन तीनों में क्या अंतर है, तीनों को कैसे पहचान करेंगे, ठीक है, कौन से शब्द में हम अथवा लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, एवं लगा सकते हैं, या लगा सकते हैं, वो सब किस समास में क्या है उसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो आज हम लोग द्वंद्व समास की चर्चा करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्लास को। हम लोग द्वंद्व समास की बात कर रहे थे। द्वंद्व समास देखिए, द्वंद्व समास का कोई एक पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि इसका सभी पद प्रधान होते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। थोड़ी सी परिभाषा लिखना है, ज्यादा लंबी चौड़ी परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन बनना चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए, मूल ध्येय हम लोग का होता है सफल होना। चलिए इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। लिखिए, वह समास जिसका वह समास जिसका कोई एक पद नहीं, सभी पद, वह समास जिसका कोई एक पद नहीं, सभी पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है, वह समास जिसका कोई एक पद नहीं। ऐसा नहीं है कि समास में 2 ही पद हो सकते हैं, 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं। राम मोहन श्याम, राम मोहन सीता, तीनों का तीनों पद प्रधान होता है। वह समास जिसका कोई एक पद नहीं, सभी पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगर उदाहरण से समझें तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे सीताराम, सीताराम, इसमें 2 पद है, सीता और राम, तो क्या बन जाएगा, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, सीता और राम। यानी कि इसका दोनों का दोनों पद जो था
वो प्रधान हो गया, और योजक शब्द के बदले और चिन्ह का और शब्द का प्रयोग कर रहे। योजक चिन्ह जो था ये, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है व्याकरण में। तो योजक चिन्ह के स्थान पर और का प्रयोग हो गया। तो वह समास जिसका कोई एक पद नहीं सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। सीताराम, सीता और राम, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठीक है, राम लखन, राम और लखन, यानी कि जिसका सभी पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। एक उदाहरण और देख लीजिए, राम श्याम, तो राम और श्याम दोनों पद इसका प्रधान हो गया। ये दो उदाहरण हो गए, ठीक है। एक तो हो गया पहला सीता राम, सीता और राम, दूसरा राम श्याम, राम और श्याम, यानी कि इस समास का दोनों पद क्या हो गया, प्रधान हो गया। अब थोड़े से इसके हम भेद की बात करते हैं कि द्वंद्व समास के भेद कितने हैं। द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व समास के भेद, अगर द्वंद्व समास की भेद की बात करें तो द्वंद्व समास के 3 ही भेद होते हैं, अधिक भेद इसके नहीं है। पहला होता है इतरेत्तर द्वंद्व, पहला इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व, और भेद का नाम लिख लेते हैं, उसके पश्चात हम लोग प्रत्येक भेद को अच्छे से देख लेंगे। दूसरा भेद इसका होता है वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, और इसका तीसरा भेद जो होता है नंबर 3, उसको बोलते हैं समाहार द्वंद्व। तीसरा भेद क्या है, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। 3 भेद इसके होते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ये इसके 3 भेद हैं। लिखते भी चलिए आप लोग। देखिए विद्यार्थियों की एक बात होती है कि विद्यार्थी लोग सोचते चलो आज नहीं लिखेंगे कल लिख लेंगे, कल नहीं लिखेंगे परसों लिख लेंगे। ये जो आलस्य की प्रवृत्ति है ना, इसको त्याग दीजिए, इससे मुक्त हो जाइए, ठीक है। आलस्य मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो काम करना है अभी करना है, ठीक है। रहीमदास को जानते हैं ना, भक्ति काल में पढ़ाए हैं, कल करो सो, सॉरी कब बोलते हैं रहीमदास, कबीरदास को, कल करो सो आज कर, आज करो से अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब, ठीक है। ये जो आलस्य की भावना होती है और टालने की भावना होती है, इससे मुक्त हो जाइए। जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है अभी पढ़ लेना है। ऐसा नहीं कि हम क्लास देख रहे हैं सर कल बाद में लिख लेंगे, तो ये बाद वाला जो है ना टलाते जाता है, वो कभी बाद नहीं होता है, कल कभी खत्म नहीं होता है, कल हमेशा आता है। आज कल आएंगे, कल फिर कल आएगा, तो ये कल की जो भावना होती है, कल की जो बात है, ये हमेशा चलते रहेगी जीवन में। इससे मुक्त हो जाइए, और जिस दिन ये विकार आपसे निकल गया उस दिन आप सफल हो जाइएगा। इस विकार को त्याग दीजिए। विकार मतलब दोष, ठीक है। विकार का मतलब परिवर्तन भी होता है, विकार का अर्थ बीमारी भी होता है। तो ये विकार से आप लोग मुक्त हो जाइए। कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, जो करेंगे आज करेंगे। जितना आज पढ़ना है, आज की क्लास में जितनी है उसको आज ही लिखना है, और अच्छे से लिखना है, समझ के लिखना है, ताकि प्रश्न आए तो छटपटाहट महसूस ना हो, आकाश नक्षत्र तारे ना दिखने लगे। इसलिए जो करना है अभी कीजिए, ठीक है। तो इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, इसके कितने भेद हो गए, 3 भेद। प्रत्येक भेद को हम लोग अच्छे से देखते हैं। पहला भेद क्या था, इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व समास, इतरेत्तर द्वंद्व समास, ये इसका पहला भेद है। वह समास जिसके सभी पद क्या होते हैं, एक समान महत्व रखते हैं, उसे इतरेत्तर द्वंद्व कहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी भाषा लिख लीजिए, इसे भाषा से ये समझ में आने वाली है नहीं, जब तक इसको अच्छे से उदाहरण इसका नहीं देख लेंगे, और प्रत्येक पहलू को अच्छे, इसका पहचान भी हम लिखा देंगे, कैसे पहचानेंगे इसके। परिभाषा लिख लीजिए, वह समास जिसका, वह समास जिसका, वह समास जिसका सभी पद
सभी पद एक समान महत्व रखता हो, वह समास जिसका सभी पद एक समान महत्व रखता हो, महत्व रखता हो, एक समान महत्व रखता है। ऐसा नहीं कि पूर्व पद महत्वपूर्ण ज्यादा हो और उत्तर पद महत्वपूर्ण कम नहीं, बल्कि दोनों क्या हो, एक समान हो, बराबर रखता हो। वह समास जिसका सभी पद एक समान महत्व रखता हो क्या कहलाता है? इतरेत्वर द्वंद्व कहलाता है। इतरेत्वर द्वंद्व कहलाता है। वह समास जिसका सभी पद एक समान महत्व रखता हो इतरेत्वर द्वंद्व कहलाता हो। इसकी पहचान लिख लीजिए, ये ज्यादा मोस्ट है कि कैसे पहचानेंगे कि सर ये इतरेत्वर द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व है। पहचान इसका थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए आप लोग का सीधा फॉर्मूला है कि सर एक इसमें एक शब्द पहला जो होता है पुल्लिंग होगा तो दूसरा स्त्रीलिंग होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आएंगे। इसमें पुल्लिंग, दोनों पद पुल्लिंग हो सकते हैं। जैसे अभी आप लोग को उदाहरण बताए थे द्वंद्व में, तो राम और श्याम दोनों पद पुल्लिंग था ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, एक शब्द दूसरा शब्द का विपरीतार्थक हो, ये नहीं है। ठीक है, वो भी इसमें क्या क्या पहचान है तो इसको लिख लीजिए। इसका नंबर 1 लिखिए, इसमें स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग शब्द भी हो सकता है। स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग प्लस स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग प्लस पुल्लिंग भी हो सकता है। उदाहरण से आपको हम समझाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग भी हो सकता है। ठीक है, स्त्रीलिंग प्लस स्त्रीलिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग हो सकता है। यानी कि एक पद स्त्रीलिंग दूसरा पद पुल्लिंग भी हो सकता है, एक पद स्त्रीलिंग दूसरा पद भी स्त्रीलिंग हो सकता है, एक पद पुल्लिंग दूसरा पद भी पुल्लिंग हो सकता है। एक और लिख लीजिए, एक शब्द पुल्लिंग दूसरा पद स्त्रीलिंग भी हो सकता है। ये 4 बातें इसमें याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, पहला पद अगर स्त्रीलिंग है तो दूसरा पद पुल्लिंग होगा, ये भी हो सकता है। पहला पद अगर स्त्रीलिंग है तो दूसरा पद भी स्त्रीलिंग हो सकता है। फिर अगर पहला पद पुल्लिंग है तो दूसरा पद भी पुल्लिंग हो सकता है, और अगर पहला पद स्त्रीलिंग है तो दूसरा पद भी पुल्लिंग हो सकता है या स्त्रीलिंग हो सकता है। ये इस तरह का स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो सकता है और पुल्लिंग पुल्लिंग भी हो सकता है। इतना इसमें याद रखना है। ऐसा नहीं कि सर पहला पद स्त्रीलिंग है दूसरा पद पुल्लिंग ही होगा, जरूरी नहीं है। स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग भी हो सकता है, समझे? ये मूल बातें हो गई। और 5वीं बात इसमें और याद रखिएगा पहचान में, ये 4 बातें तो यहाँ पे लिख दिए, 5वीं बात और याद रखिएगा, ये ऐसी संख्या जो लिखने में एक हो परंतु विग्रह करने पर समान हो जाए। ठीक है, मतलब बोलने में लिखते समय एक लगे और बोलने में क्या हो जाए, भिन्न प्रतीत हो जाए। लिख सकते हैं 5वें नंबर में, ऐसी संख्याएं, सबका उदाहरण से समझाते हैं, प्रत्येक का उदाहरण देंगे। ऐसी संख्याएं जो लिखने में एक, लिखने में एक परंतु बोलने में 2 प्रतीत हो, परंतु बोलने में 2 प्रतीत हो, 2 प्रतीत हो, वो भी इसमें आ सकती है। एक बात इसमें याद रखेंगे, और ये तो 5 इसके पहचान हो गए कि ऐसी संख्याएं जो लिखने में एक और परंतु बोलने में 2 प्रतीत हो। उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगी। अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो ये भी याद रखें, विग्रह करने पर किसका प्रयोग करेंगे? विग्रह, इतरेत्वर दंत का विग्रह करने पर किसका प्रयोग करेंगे? विग्रह करने पर किसका प्रयोग करेंगे? विग्रह करने पर, विग्रह करने पर और तथा, और तथा, एवं, इन सब शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। विग्रह करने पर और तथा एवं वो का प्रयोग, विग्रह करने पर ये सब चिन्ह बीच में आनी चाहिए।
अब उदाहरण से आप लोग को हम समझा देते हैं, प्रत्येक का उदाहरण देके तो ये क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। और प्रत्येक का उदाहरण अलग अलग लिखिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अलग अलग लिखने का मतलब ये हुआ, अभी इतना आप लोग को पहचान बताया, स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग। पहले इसी को देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसी को उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे जैसे पहला क्या था, पहला था स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग अर्थात पहला पद स्त्रीलिंग और दूसरा पद पुल्लिंग हो। अगर हम इसको लिखें उदाहरण में, उदाहरण नंबर 1 का नंबर, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। अब देखिए पहला पद क्या है, स्त्रीलिंग है और दूसरा पद पुल्लिंग है, होगा। विग्रह क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। दूसरा उदाहरण, माता पिता, माता पिता। तो क्या हो जाएगा विग्रह, माता और, या माता एवं, माता या, माता सॉरी माता तथा, माता व, तो माता एवं पिता भी लिख सकते हैं, माता और पिता लिख सकते हैं, माता व पिता लिख सकते हैं, माता तथा पिता लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से जो भी चिन्ह मैंने आप लोगों को बताई, इनमें से किसी भी चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं बीच में, तथा भी, एवं भी, व भी, ठीक है। तीसरा उदाहरण लिखिए, कम से कम 4-4-5 उदाहरण सबका लिख लीजिए। गौरी शंकर, गौरी शंकर। पहला पद स्त्रीलिंग है, दूसरा पद पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा, गौरी, गौरी माता पार्वती को कहा जाता है, गौरी और शंकर। शंकर तो हैं ही भोलेनाथ, ऐसे भगवान शिव को शंकर नाम रावण ने दिया था। रावण ने ही भगवान शिव को शंकर नाम दिया था। रावण से बड़ा कोई शिव भक्त ना हुआ है और ना होगा। एको हम द्वितीयो नास्ति ना भूतो न भविष्यति, एक हम ही है, ना मेरे समान कोई हुआ है और ना कोई होगा, ये रावण ने ही कहा था। और लिख लीजिए सीताराम, तो सीता राम क्या बन जाएगा, सीता और। अब सिर्फ और का ही प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये जितने भी चिन्ह दिए वो सबों का प्रयोग कर सकते हैं। 4 उदाहरण इसका लिखा दिए। अब देखिए इन चारों में पहला पद क्या है, स्त्रीलिंग है, दूसरा पद क्या है, पुल्लिंग है। स्पष्ट हो गया ना, पहला जो पहचान बताए थे उसका। दूसरा पहचान हम लोग क्या देखे थे, दूसरा पहचान देखे थे स्त्रीलिंग प्लस स्त्रीलिंग, इसको भी देख लीजिए। दूसरा पहचान जो हम लोग स्त्रीलिंग प्लस स्त्रीलिंग देखे थे, इसको भी देख लेते हैं। नंबर 2 स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग प्लस स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग प्लस स्त्रीलिंग था, तो स्त्रीलिंग प्लस स्त्रीलिंग में अगर देखें तो लिख सकते हैं ना, नंबर क, सुनीता कविता, सुनीता अनीता, सुनीता अनीता। अब देखिए दोनों शब्द स्त्रीलिंग है, सुनीता भी स्त्रीलिंग है और अनीता भी स्त्रीलिंग है, तो क्या विग्रह हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा सुनीता और अनीता, ये भी विग्रह हो जाएगा। एक उदाहरण और लिख लीजिए, नंबर ख में गीता या सीता गीता लिख लीजिए, सीता गीता, क्या विग्रह करेंगे, सीता और गीता, सीता और गीता, ये भी विग्रह इसका
स्पष्ट हो सकता है। दोनों शब्द स्त्रीलिंग है, पहला पद भी स्त्रीलिंग है, दूसरा शब्द भी स्त्रीलिंग है। तीसरा नंबर में क्या बताए थे? स्पष्ट है ना, आसान है जी, समझिएगा तब ना। देखिए ये हो गया, ये हो गया, पुल्लिंग प्लस पुल्लिंग है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, पुल्लिंग प्लस पुल्लिंग। पुल्लिंग प्लस पुल्लिंग, इसको भी देख लीजिए। नंबर 3, पुल्लिंग प्लस पुल्लिंग। अगर इसका उदाहरण देखें, यानी कि दोनों पद कैसा होना चाहिए? दोनों पद पुल्लिंग होना चाहिए। जैसे गुरु शिष्य, गुरु शिष्य। अब गुरु भी पुल्लिंग है और शिष्य भी पुल्लिंग है। शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या होता है, शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या। तो दोनों पद क्या है? पुल्लिंग। तो क्या बन जाएगा? गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य हो गया, पुल्लिंग प्लस पुल्लिंग। अगर इसका और उदाहरण देखिए तो राम श्याम हो सकता है, राम मोहन हो सकता है। तो क्या बन जाएगा? राम और मोहन, राम और मोहन हो सकता है। ग में लिख लीजिए, नल राम युधिष्ठिर भी हो सकता है। 3 पद हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे देखिए, नल राम युधिष्ठिर, नल राम युधिष्ठिर। अगर हम इस पद को देखें तो इसमें 3 पद है, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि समास में 2 ही पद हो, 2 पद से ज्यादा भी हो सकता है ना। हम क्या लिखा है? इस समास के सभी पद समान महत्व रखते हैं, यानी कि सभी पद का मतलब 2 पद से ज्यादा भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकते हैं, 3 पद भी हो सकते हैं। तो नल राम युधिष्ठिर 3 पद हैं। अब क्या बन जाएगा? इसका विग्रह बन जाएगा नल और राम और युधिष्ठिर, नल राम और युधिष्ठिर, तीनों पद बन गए। तो ये पुल्लिंग प्लस पुल्लिंग भी हो गया, स्त्रीलिंग प्लस स्त्रीलिंग हो गया। और इससे पहले मैंने क्या देख लिया? स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग देख लिया। और क्या बचा है इसमें? और बच गया है पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग। चलिए इसको भी देख लीजिए, उसके बाद संख्यावाची एक बचेगा। सबको खत्म कर देना है, छूटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि समझ में ना आ जाए। क्या हुआ था? पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग। तीसरा नंबर होगा ना कि चौथा होगा? कौन सा नंबर होगा जी? चौथा होगा, पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग। नंबर 4, पुल्लिंग शब्द हो उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द हो, पहले पुल्लिंग हो और फिर स्त्रीलिंग हो। आप लोग आज तक यही जान रहे थे कि एक पद पुल्लिंग हो और दूसरा पद स्त्रीलिंग हो। अब क्या बोले थे इसका? पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग। इसे लिखते हैं शिव पार्वती, शिव पार्वती। क्या विग्रह हो जाएगा? शिव और पार्वती, शिव और पार्वती। पहला पद पुल्लिंग, दूसरा पद स्त्रीलिंग। और लिखिए एक दूसरा, एक था ना नल दमयंती, इसको भी लिख लिया, नल दमयंती। क्या विग्रह हो जाएगा? नल और दमयंती, नल और दमयंती। और लिख लीजिए नाना नानी, नाना नानी। पहला पद पुल्लिंग, दूसरा पद स्त्रीलिंग। क्या विग्रह हो जाएगा? नाना और नानी। देखिए ये सभी शब्द विलोम शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है। विलोम शब्द का मतलब होता है कि जहां दोनों एक साथ ना रह सके। जैसे कि पाप और पुण्य विलोम शब्द है, दिन और रात पुल्लिंग विलोम शब्द है, दोनों की जगह नहीं रह सकता है। अगर दिन है तो रात नहीं हो सकता है, और रात है तो दिन नहीं हो सकता है। अगर पाप जहां है वहां पुण्य नहीं रहेगा, और जहां पुण्य है वहां विलोम शब्द की पहचान यह है कि दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं।
लेकिन नाना नानी तो एक जगह रह सकते हैं ना, माता पिता भी एक जगह रह सकते हैं। तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द हैं, विलोम शब्द नहीं है। विलोम शब्द जब पढ़ाएंगे उस समय और क्लियर हो जाएगा। तो नाना और नानी ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द हैं। तो ये चारों को देख लिए। अब कुछ बचा था ऐसा शब्द, ऐसी संख्याएं जो लिखने में एक और बोलने में दो प्रतीत हो। 5वां नंबर का एक बात था, तो 5वां नंबर भी लिख लीजिए। 5वां नंबर क्या था? 5वां नंबर आप लोग का था ऐसी संख्याएं जो लिखने में एक परंतु बोलने में दो भिन्न हो। परंतु बोलने में क्या था? बोलने में दो प्रतीत हो। बोलने में दो प्रतीत हो। उसी उदाहरण को हम लोग देखते हैं। जैसे अगर बात करें इसमें, इसका जैसे अगर देखें तो पहचान तो हम लोग देख लिए थे, जैसे देखना था। जैसे अगर बात करें नंबर 1 में, जिसे हम लिख दिए 24। देखिए क्या लिखे? 24। क्या है? ऐसी संख्याएं जो लिखने में एक साथ लिखाया ना, परंतु बोलने में दो प्रतीत हो। 24 यानी 4 और 20। विग्रह क्या हो जाएगा इसका? 4 और 20। 4 और 20 हो गया। अब बात को समझिए। आप लोग बोलेंगे सर ये द्विगु समास है, तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। यहाँ दोनों पद संख्यावाची हो गए हैं। द्विगु समास कैसे होगा? द्विगु समास में क्या था कि पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, और दूसरा पद संज्ञा होता है। यहाँ चौ की अगर बात करें तो चौ तो पहला पद हो गया, लेकिन यहाँ 20 दूसरा पद जो 20 बचा, ये भी तो संख्या है ना। तो दोनों पद संख्या अगर है तो वो कभी भी द्विगु समास नहीं होगा, बल्कि द्वंद्व समास होगा। एक उदाहरण ये हो गया, और उदाहरण इसका लिखिए। 24 हो गया। दूसरा उदाहरण अगर हम बात करें 120, 120। 120 कैसे लिखाएंगे? विग्रह कैसे करेंगे? 100 और 20। ये भी हो गया। अगर हम तीसरा इसका वो देखें, एकादश। 10 संस्कृत में इसी तरह लिखाता है, गलत नहीं है। क्या हो जाएगा? 1 और 10। अगर 10 संस्कृत में इस तरह है तो वो गलत नहीं है संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से। एक उदाहरण और लिख लीजिए। 68। 68 क्या विग्रह होगा? 8 और विग्रह क्या करेंगे इसका? 8 और 60। 8 और 60 ये इसका हो गया विग्रह। तो ये था इतरेत्वर द्वंद्व। एक बार आप लोग फिर से इसको अगर रिपीट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। किन्हीं का अगर छूटा है, कोई लेट लतीफ जुड़े हैं तो इसको देख सकते हैं। हम लोग आज व्याकरण की ये चौथी क्लास है समास की, और हम लोग द्वंद्व समास को देख रहे थे। द्वंद्व समास वह समास जिसका कोई एक पद प्रधान नहीं, बल्कि सभी पद क्या हो? प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सीता और राम में दोनों पद प्रधान है, राम श्याम में दोनों पद प्रधान है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं: इतरेत्वर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व वह समास जिसका सभी पद एक समान महत्व रखता है, वो इतरेत्वर द्वंद्व कहलाता है। अब पहचान कैसे करेंगे? तो इतरेत्वर द्वंद्व की पहचान ये है कि पहला पद स्त्रीलिंग भी हो सकता है। पहला पद स्त्रीलिंग है, दूसरा पद पुल्लिंग हो सकता है। पहला पद स्त्रीलिंग, दूसरा पद भी स्त्रीलिंग हो सकता है। पहला पद पुल्लिंग, दूसरा पद भी पुल्लिंग हो सकता है। पहला पद पुल्लिंग और दूसरा पद स्त्रीलिंग भी हो सकता है। और एक ऐसी संख्याएं जो लिखने में एक हो परंतु बोलने में दो प्रतीत हो जाए, उसे भी कर
हम लोग इतरेत्तर द्वंद्व समझते हैं। विग्रह करने पर बीच में योजक चिन्ह के स्थान पर और तथा एवं वक आदि का प्रयोग होना चाहिए। अब इसका स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग का उदाहरण देखें तो राम और कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा स्त्रीलिंग और कृष्ण पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग पिता पुल्लिंग, गौरी स्त्रीलिंग शंकर पुल्लिंग, सीता स्त्रीलिंग राम पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग भी हो सकता है। दूसरा, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग भी हो सकता है, इससे सुनीता अनीता, सुनीता और अनीता। अब इसमें दोनों पद स्त्रीलिंग हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग भी हो सकता है, जैसे गुरु शिष्य, राम मोहन, राम नल, राम युधिष्ठिर। और भी देख लीजिए, पुल्लिंग शब्द के साथ स्त्रीलिंग भी हो सकता है, जैसे शिव पार्वती, नल दमयंती, नाना नानी। ऐसी संख्याएं जो लिखने में एक परंतु बोलने में दो प्रतीत हो, जैसे 24, 4 और 20, 68, 8 और 60, 120, 100 और 20, एकादश, 1 और 10। तो ये क्या था? ये था इतरेत्तर द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व के बाद इस समास का दूसरा भेद क्या है? इतरेत्तर द्वंद्व के बाद तुरंत बताया है ना जी, इसको बोलते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व का अन्य नाम और क्या है? अगर पूछ दे कि वैकल्पिक द्वंद्व समास जो था, जिसे मैंने अभी देख रहा था, वो क्या है? वैकल्पिक द्वंद्व का अन्य नाम क्या है, अगर ये पूछे तो? वैकल्पिक द्वंद्व को एक शेष द्वंद्व समास भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक शेष द्वंद्व समास। इसका एक नाम एक शेष द्वंद्व भी है, इसे ही वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं आगे। नंबर 2 की अगर बात करें, नंबर 2 क्या था? नंबर 2 था वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास का एक नाम क्या है? एक शेष द्वंद्व समास भी है। इसको इधर लिख सकते हैं, एक शेष द्वंद्व समास। इसका अन्य नाम ये भी है। समझ गए? वैकल्पिक द्वंद्व होता क्या है? वह समास जिसके पदों में विकल्प का बोध हो, अर्थात जहां 2 या 2 से अधिक पद में से किसी एक का चुनाव करना पड़े। इसका परिभाषा लिख लीजिए। इसे परिभाषा से ये समझ में नहीं आएगा, पहचान से ही समझ में आएगा, फिर भी परिभाषा अनिवार्य है, पूछी जा सकती है। लिख सकते हैं, वह समास, छोटी सी परिभाषा है, समझा देते हैं। वह समास जिसके पदों में, वह समास जिसके पदों में ने पदों से, वह समास जिसके पदों से विकल्प, वैकल्पिक शब्द हुआ ना, तो विकल्प का बोध हो, विकल्प का बोध हो, अर्थात जहां 2 या 2 से अधिक, वह समास जिसके पदों से विकल्प का बोध हो, अर्थात जहां 2 या 2 से अधिक में से एक का चुनाव करना पड़े, जहां 2 या 2 से अधिक में से एक का चुनाव करना पड़े, उसे क्या कहेंगे? उसे वैकल्पिक द्वंद्व या एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को? समझे कि नहीं?
वह समास जिसके पदों से विकल्प का बोध हो, अर्थात जहां दो या दो से अधिक पदों में से एक का चुनाव करना पड़े। दो है या दो से अधिक पद है, उनमें से एक का चुनाव कर सकते हैं, वहां वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। पकड़ में कुछ नहीं आया ना, लिख तो लिए, पकड़ में कुछ नहीं आ जाएगा। पकड़ में परेशान नहीं होना है, धीरज धरे तो उतना ही पारा, धीरज धरिए सिर्फ। चलिए इसका पहचान हम लिखा देते हैं, तब पकड़ में आ जाएगा ना। अरे पहला पहचान यही है कि विलोम शब्द होता है। क्या बोला, जहां दो में से एक का चुनाव करना पड़े। अभी बताए थे आप लोग को, इतना अच्छा से समझाए कि विलोम शब्द जब जहां होता है वहां दो में से एक ही रहेगा, दोनों जगह तो रहेगा नहीं। जैसे दिन रात, तो दिन है तो रात होगा, तो दिन के बाद ना रात होती है। पाप पुण्य, पाप है तो पुण्य नहीं रहेगा, और पुण्य है तो पाप नहीं रहेगा। सीधा सा बात है, इसमें इतना माथा क्या लगाना है इसमें। चलिए फिर भी पहचान लिख लीजिए, पहचान इसका लिख लीजिए। पहचान सबका तो ट्रिक बता देते हैं। व्याकरण का कैसा कौन सा चैप्टर है जिसमें हम ट्रिक नहीं बताए हों, आप लोग बताइए। चाहे वो संधि हो, समास हो, अलंकार हो, जो भी पढ़ाते हैं, वाच्य हो, जो पढ़ाते हैं सबका ट्रिक बता देते हैं। पहचान नंबर 1 में इसमें लिखना है, पहचान नंबर 1 कि विलोम शब्द का समूह होता है। विलोम मतलब उल्टा, विलोम शब्दों का समूह। एक पहचान तो ये हो गया। यदि दो क्रमागत संख्याएं योजक चिन्ह से जुड़ी हो तो वो भी इसमें आ जाएगा। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, संख्याओं लिख लीजिए, क्रमागत संख्याओं का योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह किसको बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं इसको, ठीक है, ये योजक चिन्ह कहलाता है। क्रमागत संख्याओं का योजक चिन्ह से जुड़ा होना, जुड़ा होना, ये इसका दो पहचान है। उसको कम कर देंगे, ये इसका दो है। एक तो विलोम शब्द का समूह होना चाहिए, जैसे हानि लाभ पाप पुण्य, ठीक है। और यदि दो क्रमागत संख्याएं हैं तो ये योजक चिन्ह से जुड़ी होती हैं। अगर विग्रह करेंगे तो क्या, इसको भी लिख लीजिए। विग्रह करने पर या अथवा ये दोनों में से एक का प्रयोग, या का प्रयोग करेंगे या अथवा का प्रयोग। उदाहरण से समझिए, स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण जैसे अगर हम बताएं तो पहला उदाहरण इसी से लेते हैं। क्या बोला, विलोम शब्दों का समूह, जैसे लाभ हानि, तो क्या होगा, या तो लाभ होगा या फिर हानि होगा। दोनों एक साथ हो सकता है क्या, नहीं ना, तो दोनों एक दूसरे का विलोम हो गया। तो क्या हो जाएगा, लाभ या हानि, या लाभ अथवा हानि। अगर दूसरा देखें तो पाप पुण्य, तो या तो पाप हुआ या फिर पुण्य हुआ, तो क्या हो जाएगा, पाप अथवा या, अथवा भी लिख सकते हैं या भी लिख सकते हैं, पाप अथवा पुण्य। समझ गए। अगर विलोम शब्द है तो दिन रात, तो दिन रात, तो क्या हो जाएगा विग्रह, दिन, या तो दिन है या फिर दिन या रात। और उदाहरण देख लीजिए कुछ इसका, हानि लाभ पाप पुण्य दिन रात। और क्रमागत संख्याएं बोला, क्रमागत संख्याएं मतलब जो क्रम से आते हों, ठीक है। जैसे हम लोग बोले चौथा, जैसे बोले 3 4, तो 3 के बाद 4 आती है ना, लेकिन दोनों योजक चिन्ह से जुड़ा हो, तो या तो 3 है या फिर 4 है, 7 नहीं हो सकता है, 3 या 4 दोनों में से कोई एक। और लिख सकते हैं 1 2, दोनों संख्या अगर जुड़ा हो इससे, तो क्या बोलेंगे इसको,
एक दो, तो एक है या दो है, तो ये कहलाता है क्या, ये इसको हम लोग बोलते हैं वैकल्पिक द्वंद। विकल्प का चयन करना, में से दोनों में से एक ही रहेगा। और जहां पे वैकल्पिक द्वंद का प्रयोग हुआ होगा वहां विलोम शब्द आ जाएंगे। विलोम शब्द का प्रयोग सिर्फ वैकल्पिक द्वंद में ही होता है, ठीक है, इतरेत्तर द्वंद या समाहार द्वंद में नहीं होता है। तो ये दो भेद तो इसके हो गए। तीसरे भेद इसके जो थे आप लोग को बता रहे थे, तीसरा भेद जो इसका था वो था समाहार द्वंद। तीसरा भेद, इसको भी आज खत्म ही कर लेते हैं, समाहार द्वंद। नंबर 3, तीसरा क्या था, तीसरा था आप लोग का समाहार द्वंद। समाहार द्वंद समास। अगर समाहार द्वंद समास की बात करें तो वह समास जिसके पदों से वस्तुओं, प्राणियों, है ना, वह समास जिसके पदों से वस्तुओं, प्राणियों के संपूर्ण संग्रह का बोध होता है। इसका परिभाषा थोड़ा सा लिख लीजिए। वह समास, वह समास जिसके पदों से वस्तुओं, प्राणियों, वस्तुओं प्राणियों के संपूर्ण संग्रह का बोध होता है। प्राणियों के संपूर्ण संग्रह, संपूर्ण संग्रह का बोध होता है, का बोध होता है। वह समास जिसके पदों से वस्तुओं, प्राणियों के संपूर्ण संग्रह का बोध होता है, क्या कहलाता है, होता है समाहार द्वंद कहलाता है। समाहार द्वंद कहलाता है। इसका भी पहचान बता देते हैं, परेशान नहीं होना है। अगर इसकी पहचान की बात करें कि इसका पहचान क्या है समाहार द्वंद का, तो पहला बात तो ये है, इसमें इसका दोनों में से एक ही पद क्या होगा, प्रधान होगा। सॉरी, दोनों में से एक पद प्रधान होगा का मतलब है वह समाज जिसके पदों से वस्तुओं, प्राणियों के संपूर्ण समूह का बोध होता है। क्या किसका बोध होगा, संपूर्ण, यानी कि पहला पद सार्थक और दूसरा पद निरर्थक होगा। पहला बात तो ये इसमें लिख लीजिए पहचान में कि सार्थक निरर्थक, सार्थक निरर्थक पदों का समूह होता है, पदों का समूह होगा। एक बात ये। दूसरी बात, विग्रह करते समय निरर्थक पद को हटाकर, एक ही बात इसमें याद रखिए कि सार्थक और निरर्थक पदों का समूह रहेगा, यानी कि एक पद तो अर्थ देगा लेकिन दूसरा पद कोई अर्थ नहीं देगा। उदाहरण से सब स्पष्ट हो जाएगा। विग्रह करने पर क्या करेंगे, विग्रह करने पर निरर्थक पद के स्थान पर, निरर्थक पद के स्थान पर, विग्रह करने पर निरर्थक पद के स्थान पर आदि शब्द का प्रयोग। किसका प्रयोग, आदि शब्द का प्रयोग करेंगे हम लोग। ना और लगेगा, ना अथवा लगेगा, ना एवं तथा, बल्कि निरर्थक पद जो है उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, आदि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लिखिए लिखिए, फिर इसका उदाहरण देखते हैं और आज इस समास को मुक्त ही करते हैं। बहुत लंबी समास है ये। समास में इसे आप व्ययी भाव देख लिए, छोटा था। तत्पुरुष समास के 6 भेद थे, सबों को देखे। द्विगु समास के भेद नहीं थे तो छोटा रहा। द्वंद्व समास के भेद हैं। कर्मधारय के फिर हिंदी में भेद नहीं होते हैं, फिर बहुब्रीहि के भेद नहीं होंगे। तो बहुब्रीहि थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। बहुब्रीहि समास पूछे जाते हैं और बहुब्रीहि समास सभी समासों से मोस्ट है क्योंकि उसका अन्य पद प्रधान होता है, इसलिए उसको थोड़ा बारीकी से देखना है हम लोगों को। तो आज सिर्फ इतना ही देखेंगे, इस समास को फ्री करते हैं।
तो सार्थक निरर्थक पदों का इसमें समूह होता है, यानी एक पद का अर्थ अर्थ होगा, दूसरे पद का कोई अर्थ नहीं होता है। विग्रह करने पर निरर्थक पद के स्थान पर आदि का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर जैसे देखें इस समास का समाहार द्वंद्व का जैसे, तो जैसे में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग बोले पानी बानी, पानी पानी। अब बताइए पानी का तो अर्थ होता है जल, ये पानी का क्या अर्थ है? हम लोग बोलते समय तो बोल देते हैं पानी वानी, तो पानी का तो अर्थ हो गया, स्पष्ट है। ये पानी का कुछ अर्थ हुआ क्या? नहीं। यानी कि इसका ये पद जो था ये कैसा पद है? ये सार्थक है। और ये कैसा है? ये निरर्थक है। समझ में आई बात? एक पद सार्थक और दूसरा पद निरर्थक हो गया। विग्रह करते समय क्या बोला? निरर्थक पद के स्थान पर आदि का प्रयोग। तो विग्रह क्या हो जाएगा? पानी आदि, पानी आदि। कहानी समाप्त है इस समास का। और भी उसका उदाहरण लिख लीजिए। नंबर 2, चाय बाय। हम लोग बोलते हैं ना चाय बाय पिलाओ, तो चाय बाय, चाय बाय क्या विग्रह हो जाएगा? चाय आदि। निरर्थक पद के स्थान पर आदि का प्रयोग। अस्पष्टम भवति, स्पष्ट हो गया? समझे कि ना समझे? नंबर 3, नानी वानी। अब नानी का तो प्रयोग हुआ, ये हमारी माता की माता है नानी। अब नानी के साथ अगर पानी लगा दिए तो नानी का तो प्रयोग हुआ, तो नानी आदि। निरर्थक के स्थान पर आदि का प्रयोग। एक उदाहरण और लिख लीजिए। एक उदाहरण ये लिख लीजिए, भैंस वैंस। तो भैंस का तो समझ में आ रहा है कि एक जीव है जो दूध देती है, पालतू भी है, समझ में आ रही है। भैंस तो समझ में आ रही है हम लोग को। तो भैंस वैंस क्या होता है, इसके बारे में तो कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। भैंस वैंस, तो भैंस आदि क्या करेंगे हम लोग? भैंस आदि। तो तीसरी रेवाखंड सप्तमोध्याय समाप्त है। तो ये हो गया आप लोग का द्वंद्व समास फ्री। तो द्वंद्व समास ही आज देखेंगे, क्योंकि इसके तीनों भेद देखने थे और बारीकी से देखने थे। इसमें तो मेरी दृष्टि में कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। अगर ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं है। मैसेज कर दें, उत्तर मिल जाएगा। और आप लोग को पता ही है कि बैच सभी चीज़ों का शुरू है। नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी या किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, बिहार में बैठ की परीक्षा आने वाली है, एस्टेट आने वाली है, ठीक है। इन सभी के लिए बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में शुरू है। ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच में अंतर ये है कि ऑनलाइन बैच में बहुत भारी छूट है और ऑफलाइन में छूट नहीं है। बस इतना ही अंतर है दोनों में। आप लोग दिए गए जो नंबर आप लोग के पर मिलता है, या आप लोग को जो भी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई भी लिंक पर आप लोग या मेरे ही नंबर पर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। 95 70 40 80 13 इस नंबर पर आप किसी भी बैच को ले सकते हैं। बैच के साथ साथ आपको इसकी वैधता 3 साल तक होगी। ये बैच कितने साल तक वैलिड होगी? 3 साल तक बैच वैलिड होगी। अगर कोई बच्चा एक बार बैच लिया है तो वो किसी भी बैच को देख सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। और इसकी वैधता 3 साल तक रहेगी। संसार में कोई भी आपको 3 साल तक वैलिडिटी नहीं देगा। 6 महीना 1 साल तक की वैलिडिटी देगा कि आप मेरे बैच को ले सकते हैं। ऑफलाइन भी जाइएगा तो 6 महीना 1 सेशन का आपको मिलेगा। दूसरा सेशन में अगर किसी कारण से असफल रहे तो एडमिशन फिर से कराना पड़ेगा आप लोग को ऑफलाइन में। लेकिन मेरे पास कितने साल का वैलिडिटी है? 3 साल तक आप एक ही फीस में पढ़ सकते हैं। चाहे आपका रिजल्ट ना भी हुआ हो तो भी पढ़ सकते हैं, और हो भी गया हो तो भी पढ़ सकते हैं जानकारी के लिए। और किसी भी बैच को पढ़ सकते हैं एक ही फीस में, ठीक है। अगर मान लीजिए आप नेट जेआरएफ का बैच लिए हैं तो मेरे पास एस टेट, बी टेट, सी टेट किसी भी बैच को, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या TSSS भी हो, कोई भी बैच चल रहा हो तो उसमें आप पढ़ सकते हैं जो नेट जेआरएफ के बच्चे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए इस पे पास खोल सकते हैं। 3 साल की वैधता रहेगी, जो भारत में कोई नहीं देता है। आप लोगों को 3 साल की वैधता कोई नहीं दे सकता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास उपन्यास की होगी और हिंदी साहित्य इतिहास आदिकाल से, आदिकाल में हम लोग
चल रहे थे तो आदिकाल की भी बैच क्लास मिल जाएगी। तो कुछ देर प्रतीक्षा कर लीजिए, तब थोड़ा नाश्ता पानी हो जाए आप लोगों का, फिर शुरू करते हैं 10 मिनट के अंतराल में। संयमित रहें और आराम से बैठे रहें।